हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फरवरी 2024 माह के। ठीक है, तो फरवरी 2024 में उत्तराखंड से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जो कि आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, सभी करंट अफेयर्स को दोस्तों हमने मंथली फॉर्मेट में आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। तो वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि हमारी जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज है यह मंथली चलती है। तो अगर आपने इससे पहले के मंथ्स के करंट अफेयर्स को नहीं देखा हुआ है तो आप उनको भी जरूर देख लें। आपके आगामी एग्जाम से तो ये करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जनवरी 2024 माह तक के करंट अफेयर्स मैं आपके लिए बना के दे चुका हूँ, जिसमें हमने दोस्तों जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हैं वो भी किए हुए हैं और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उनको भी कवर अप किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों फरवरी माह के महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2024 किस बिंदु पर केंद्रित है। तो उत्तराखंड का जो बजट है दोस्तों अभी हाल फिलहाल पेश किया गया है और उत्तराखंड बजट 2024 दोस्तों मुख्यतः किस बिंदु पर केंद्रित है। तो ज्ञान बिंदु पर केंद्रित है। मुख्यतः फोकस किस पर किया गया है बजट में दोस्तों, जो अभी 2024 का बजट उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है तो ज्ञान पर विशेष फोकस किया गया है। ठीक है, अब ज्ञान का मतलब क्या होता है। जी का अर्थ है दोस्तों गरीब, वाई का अर्थ है युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता और एन का अर्थ है दोस्तों नारी शक्ति। ठीक है, या महिला सशक्ति। तो याद रखना है आपको उत्तराखंड बजट 2024 किस बिंदु पर केंद्रित है, या उत्तराखंड का जो बजट है 2024 का उसमें मुख्यतः किस बिंदु पर फोकस किया गया, मुख्यतः किस पर फोकस किया गया है। तो ज्ञान पर फोकस किया गया है। ज्ञान में चारों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता और एन का अर्थ है दोस्तों नारी शक्ति। इन चारों तबके के लोगों को विशेष ध्यान में रखकर उत्तराखंड बजट 2024 जारी किया गया। इसमें जैसे गरीब जो व्यक्ति हैं उसको ध्यान में रखकर, युवाओं को ध्यान में रखकर, अन्नदाताओं को ध्यान में रख करके और नारी शक्ति या महिला सशक्ति को ध्यान में रख करके। ठीक है, अब एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड बजट 2024 की थीम क्या थी दोस्तों। तो इसकी थीम थी सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। ठीक है, तो याद रखना थीम क्या थी उत्तराखंड बजट 2024 की, ये थी सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों उत्तराखंड बजट 2024 का। इसका उद्देश्य है त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना करना। तो याद रखना दोस्तों किस पर, त्रिवेणी बजट। अब ये त्रिवेणी बजट क्या है, इसमें तीन चीजें हैं क्या, उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड। तो इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, उद्देश्य इसका त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना करना, यानी कि उन्नति उत्तराखंड के आधार पर, सुशासित उत्तराखंड के आधार पर और क्षमतावान उत्तराखंड के आधार पर उत्तराखंड राज्य की स्थापना करना। ये इसका दोस्तों क्या है, मुख्यतः उद्देश्य है। मुख्यतः किस पर फोकस किया गया, ज्ञान पर, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया गया है। अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया गया है दोस्तों, कुल कितने का बजट पेश किया गया है। तो 89,230.07 करोड़ का बजट दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, और पिछले वर्ष का जो बजट पेश किया गया दोस्तों उसकी तुलना में कितनी वृद्धि की गई है उत्तराखंड के बजट में इस वर्ष। तो उसकी तुलना में दोस्तों 15.27% की वृद्धि की गई है। इससे पहले दोस्तों 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था, वो किया गया था 77,407.08 करोड़ का। और इस वर्ष दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए जो बजट पेश किया गया वो किया गया 89,230.07 करोड़ का। और राज्य के बजट में कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की दर्ज की गई दोस्तों, 15.27% की दर्ज की गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि राजस्व प्राप्तियां कितनी है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं, कुल प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व घाटा क्या है, राजस्व सरप्लस कितने का है, राजकोषीय घाटा कितने है, कितना रुपया कहाँ से आया, मुख्यतः सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना पैसा कहाँ गया और रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा, इन सभी का एक दोस्तों डाटा और ग्राफ टाइप का भी आता है। तो अगर आपको उत्तराखंड का बजट चाहिए डिटेल में तो मैं उसके लिए अलग से दोस्तों वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको जो ये प्रश्न बताया हुआ बजट से संबंधित, इसमें मैंने मुख्यतः आपको बेसिक से जो पॉइंट है जो आपसे बेसिकली पूछे जा सकते हैं वो बता दिए हैं। और जैसे कि यूके पीएससी में आपने देखा होगा कि कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी जो हमारा स्नातक स्तरीय एग्जाम पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन दोस्तों बजट से था, जिसमें आपको एक
सर्कल टाइप से पूछा गया था राजकोषीय घाटा कितना था, क्या क्या सेक्शन कितना था। तो अगर आपको डिटेल में उत्तराखंड का बजट पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बजट के ऊपर भी एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एग्जाम्स में बजट से जो सभी चीज़ें हैं, जो कुल प्राप्ति है, कुल जो भी खर्च है, राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा, कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च होगा, क्या उसका ग्राफ है, क्या उसकी सारणी है, क्या उसका सर्कल है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड बजट 2024 मुख्यतः किस बिंदु पर केंद्रित है, फोकस किस पर किया गया है, युवा पर फोकस किया गया है, यानी कि ज्ञान पर फोकस किया गया, ज्ञान में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के दोस्तों 3 कलाकारों को मुख्यतः संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें कौन कौन से कलाकार हैं? पहले हैं दोस्तों रंगकर्मी डॉक्टर राकेश भट्ट जी, दूसरे हैं संस्कृति कर्मी और गायक डॉक्टर संजय पांडे जी, और तीसरे हैं दोस्तों संगीत शिक्षिका और गायिका डॉक्टर लता पांडे। तो याद रखना है, उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 3 कलाकारों को, राकेश भट्ट, संजय पांडे और लता पांडे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसका आंसर इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बनी है कौन? दोस्तों राधा रतूड़ी जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उत्तराखंड की क्या है? प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं। ऐसे प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड की वर्तमान महिला मुख्य सचिव कौन है? दोस्तों वह भी कौन है? हमारा राधा रतूड़ी जी ही है। ठीक है, और राधा रतूड़ी जी उत्तराखंड के कौनसवें नंबर के मुख्य सचिव है? दोस्तों यह 18वें नंबर के मुख्य सचिव है। अभी इन्होंने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर एस संधू का स्थान इन्होंने लिया हुआ है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अजय विक्रम सिंह जी थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपका राधा रतूड़ी जी वर्तमान में है। ठीक है, याद रखना, राधा रतूड़ी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? दोस्तों तो उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है दोस्तों, कौन? हमारी रितु बहारी जी। ठीक है, जस्टिस रितु बहारी जी उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। VVIMP दोस्तों यह प्रश्न है। और उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भी कौन है? वह भी रितु बहारी जी ही है। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? विपिन सांघी जी का इन्होंने स्थान लिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। हाईकोर्ट भवन भी हमारा कहाँ? नैनीताल में ही स्थित है। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बनी है? चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड दोस्तों कौन बनी है? ये बने हैं रितु बहारी जी। ठीक है, याद है। उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अमरेंद्र देसाई जी। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में कौन बनी है? वर्तमान में रितु बहारी जी हैं। तो 2 प्रश्न दोस्तों इस महीने से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बनते हैं। पहला कि मुख्य सचिव कौन बनी है? तो आपका कौन बनी है? राधा रतूड़ी जी मुख्य सचिव बनी है। और दूसरा, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये बनी है रितु बहारी जी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाए गए हैं? दोस्तों तो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोस्तों बनाए गए हैं BVRC पुरुषोत्तम। ठीक है, इन्होंने किनका स्थान लिया है? डॉक्टर V षणमुगम का इन्होंने स्थान लिया है। तो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाए गए हैं? BVRC पुरुषोत्तम जी बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश का एवं राज्य का पहला चिकित्सा संस्थान कौन बना है? ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा मुख्यतः है कि मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान कौन बना है? तो एम्स ऋषिकेश दोस्तों जो है वह मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। कौन सा? एम्स ऋषिकेश। ठीक है, अब आप लोगों के लिए दोस्तों एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि ऋषिकेश एम्स की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देश का पहला चिकित्सा संस्थान कौन बना है मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला? तो कौन सा बना है दोस्तों? एम्स ऋषिकेश बना हुआ है। ठीक है, और इसमें महिलाओं के द्वारा इसमें विशेष योगदान दिया जा रहा है। महिलाओं के द्वारा ही यह ड्रोन चलाया जाएगा। और जो भी महिलाएं इसमें दोस्तों हेल्प कर रही हैं एम्स ऋषिकेश की, उनको कहा जा रहा है नमो ड्रोन दीदी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? नमो ड्रोन दीदी कहा जा रहा है। ठीक है, याद रखना आपको, मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान एम्स ऋषिकेश बना है। महिलाओं की भागीदारी इसमें प्रमुखता है। जो भी महिलाएं इसमें अपनी भागीदारी दे रही हैं, ड्रोन को चला रही हैं या मेडिकली ड्रोन के माध्यम से दवाइयां घर घर तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको नाम दिया गया नमो ड्रोन दीदी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड निवासी कमला देवी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो उत्तराखंड की निवासी कमला देवी हाल फिलहाल काफ़ी चर्चाओं में रही हैं, क्योंकि कोक स्टूडियो में इनका म्यूजिक वीडियो भी शूट किया गया है। और मुख्यतः यह क्या है? उत्तराखंड की लोक गायिका है। ठीक है, उत्तराखंड में मुख्यतः जागर गायिका, छपेली गायिका, न्योली, चांचरी गायिका के रूप में जाना जाता है कमला देवी जी को। और अभी हाल फिलहाल इनका एक रजुला मालूसाही वाला गीत भी आया है प्रियंका मेहर के साथ में। तो याद रखना आपको, उत्तराखंड निवासी कमला देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक गायिका है। ठीक है, और कोक स्टूडियो के कारण हाल फिलहाल में चर्चाओं में आई थी। और
न्योली गायिका, छपेली गायिका, चांचरी गायिका और जागर गायिका ये मुख्यतः हैं। अगला हमारा प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को दोस्तों मुख्यतः शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस वर्ष 2023 में दोस्तों कितने शिक्षकों को इससे प्रदान किया, सम्मानित किया गया दोस्तों? तो 17 शिक्षकों को दोस्तों इससे सम्मानित किया गया है। कितने शिक्षकों को? 17 शिक्षकों को। ठीक है, और वहीं 2022 में भी कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था शैलेश मटियानी पुरस्कार से? 2022 में भी 17 शिक्षकों को ही शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना, 2022 हो या 2023 हो, शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? कितने, किसको प्रदान किया गया? कितने लोगों को? 17 लोगों को। ठीक है, और शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2009 में हुई थी। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार नाम से भी शैलेश मटियानी जी को जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड की सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग जारी की गई है, इसमें प्रथम स्थान पर दोस्तों कौन सा है? नैनीताल है। ठीक है, नैनीताल इसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और वहीं दोस्तों दूसरे स्थान पर है देहरादून, तीसरे स्थान पर है बागेश्वर और अंतिम स्थान पर कौन सा दोस्तों? अंतिम स्थान पर है उधम सिंह नगर जनपद। ठीक है, तो उत्तराखंड के सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग जो फ्रेमवर्क जारी किया गया है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है उत्तराखंड का? नैनीताल जनपद है, जिसका स्कोर है 77। देहरादून का 75। ठीक है, सबसे पिछला जिला है उधम सिंह नगर। ठीक है, रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? CPPGG के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। और अगर पूछा जाएगा कि सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड की जो रैंक है वह कितनी है दोस्तों? तो यह है 69। ठीक है, कितनी है? 69 है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना आपको उत्तराखंड की सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? नैनीताल जनपद है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि केरल की प्रतिष्ठित संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्चर्स ने रसायन विज्ञान क्षेत्र में डॉक्टर रुचि बड़ोनी सेमवाल को विवेकानंद पुरस्कार से नवाजा है। दोस्तों बिल्कुल सही है कि केरल की जो प्रतिष्ठित संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्चर्स द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर रुचि बड़ोनी सेमवाल को विवेकानंद पुरस्कार से नवाजा गया है। तो प्रश्न बन सकता है विवेकानंद पुरस्कार से किसको नवाजा गया? डॉक्टर रुचि बड़ोनी सेमवाल को नवाजा गया है, जो कि उत्तराखंड से ही संबंधित है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा के वैज्ञानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर दीवान सिंह बिष्ट को नियुक्त किया गया है। नहीं दोस्तों, जो हमारा संस्थान है दोस्तों वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरणीय संस्थान है, जो कि कहाँ स्थित है? कोसी कटारमल में स्थित है। इसके दोस्तों जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति है, इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों, वह नियुक्त किया गया दीवान सिंह रावत जी को। किसको? दीवान सिंह रावत जी को। ठीक है, तो दीवान सिंह बिष्ट ना होकर कौन है? दीवान सिंह रावत है। ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न दोस्तों आपका बनता है कि गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोसी कटारमल अल्मोड़ा जनपद में यह स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें जो दोस्तों वैज्ञानिक सलाहकार समिति है, उसका अध्यक्ष दीवान सिंह रावत जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया पूछा जाता है। अगला दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के कितने विकास खंडों में मोबाइल वेटरनरी यूनिट यानी कि MVU स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के दोस्तों 35 विकास खंडों में, ठीक है, 35 ब्लॉकों में क्या मोबाइल वेटरनरी यूनिट स्थापित की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है उत्तराखंड में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो उत्तराखंड में दोस्तों जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। ठीक है, MMLP कहाँ बनेगा दोस्तों? यह हरिद्वार में बनेगा। तो ये चारों ही ऑप्शन आपको याद रखना है। जो आपका विवेकानंद पुरस्कार है डॉक्टर रुचि बड़ोनी सेमवाल को दिया गया है। कटारमल जो आपका गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान है, सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष है दीवान सिंह रावत जी को नियुक्त किया गया है। 35 विकासखंडों में MVO स्थापित की जाएगी और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP हरिद्वार में बनाया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों से कराई जा रही भिक्षावृत्ति, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, बच्चों को अपराध में शामिल होने से रोकने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए राज्य में कौन सा अभियान दोस्तों चलाया गया है? तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया है। काफ़ी फेमस भी है दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति, काफ़ी समय से यह चल भी रहा है और लगातार इसके बारे में अपडेट आती रहती है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन के रूप में कवर किया है। ऑपरेशन मुक्ति दोस्तों जो भी आपकी भिक्षावृत्ति होती है बालकों से, बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, बच्चों के अपराध में शामिल होने से रोकने के लिए, उनको शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया है, याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मुख्यतः। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? ठीक है, भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणेश खुगसाल जी, जो कि एक प्रसिद्ध गढ़वाली कवि हैं, साहित्यकार हैं और पत्रकार भी हैं, इन्हें भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से किसको? गणेश खुगसाल जी को। ठीक है, अगला दोस्तों
मांडवी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मांडवी महोत्सव का आयोजन दोस्तों उत्तराखंड के नौटी में किया जाता है। नौटी कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों नौटी, जहाँ पर मांडवी महोत्सव का आयोजन किया गया है अभी हाल फिलहाल फरवरी में। ठीक है, अगला दोस्तों, मिलेट्स मिशन योजना मडुआ खरीद में उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो मिलेट्स मिशन योजना के तहत दोस्तों मडुआ खरीद में या मोटे अनाज की खरीद में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है दोस्तों? यह है चमोली जिला। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा कथन असत्य पूछा गया? तो ऑप्शन नंबर सी है सत्य की मोनाल ट्रेल ट्रैक कहाँ स्थित है दोस्तों? यह मोनाल ट्रेल ट्रैक दोस्तों नीति घाटी चमोली में स्थित ना होकर कहाँ पर स्थित है? हरसिल घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। तो याद रखना है। देखिए अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। मांडवी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? नौटी चमोली में। मोनाल ट्रैक कहाँ स्थित है? तो हरसिल घाटी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। मोनाल ट्रेल ट्रैक। ठीक है, अभी यहाँ पर मोनाल भी देखा गया है। ठीक है, ऐसे दोस्तों जो मिलेट्स मिशन योजना है मडुआ खरीद में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? चमोली है। ये भी याद रखना है। भैरव धुलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गणेश कुकसाल जी को सम्मानित किया गया है। या इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गणेश कुकसाल जी का संबंध किस क्षेत्र से? तो गढ़वाली कवि, साहित्यकार और पत्रकार से इनका संबंध है। ठीक है, तो भैरव धुलिया पुलिया पुरस्कार याद रखना आपको, गणेश कुकसाल। ठीक है, और इनकी एक मासिक पत्रिका है दोस्तों, गढ़वाली मासिक पत्रिका, जिसका नाम है धात। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ लगाया गया है? तो उत्तराखंड का दोस्तों जो तीसरा डॉपलर रडार है यह लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में लगाया गया। ठीक है, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों उत्तराखंड का तीसरा डॉपलर रडार लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बनता है आपका कि उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार कहाँ लगाया गया था? तो पहला लगाया गया था दोस्तों कहाँ पे? मुक्तेश्वर में। दूसरा कहाँ लगाया गया था? दूसरा लगाया गया था सुरकुंडा टिहरी में। और तीसरा कहाँ पे लगाया गया दोस्तों? लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में लगाया गया है। ठीक है, मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है? नैनीताल जनपद में पड़ता है। सुरकुंडा टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। और तीसरा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। अब दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, निम्नलिखित में से किस जनपद में डॉपलर रडार नहीं लगा हुआ है? ठीक है, तो 3 जनपद याद रखने हैं, पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में, टिहरी गढ़वाल के सुरकुंडा में और नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर में दोस्तों डॉपलर रडार लगाया गया है। तो हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया दोस्तों? तो हाल ही में दोस्तों महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की दोस्तों 5 सीटें हैं और विधानसभा की दोस्तों कितनी 70 सीटें हैं। ठीक है, तो राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा सांसदों का चुनाव किया जाता है। तो वर्तमान में दोस्तों जो सांसद चुने गए हैं वो कौन है? महेंद्र भट्ट जी। ठीक है, इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने दोस्तों किनका स्थान लिया है? अनिल बलूनी जी का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, याद रखना है। और निर्विरोध इनको निर्वाचित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है आपका, राज्यसभा क्या है दोस्तों? आपका एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके जो 2/3 इसके जो दोस्तों 1/3 सदस्य होते हैं ना, वह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी कौन सेवानिवृत्त हुआ है? अनिल बलूनी जी सेवानिवृत्त हो गए। उनके स्थान पर कौन बना है? महेंद्र भट्ट जी बने हैं। ठीक है, तो याद रखना है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि राज्यसभा के कितने जो सदस्य होते हैं कितने वर्षों के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 जो सदस्य होते हैं दोस्तों वह 2 वर्षों के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसीलिए महेंद्र भट्ट जी दोस्तों राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। अब वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। कौन कौन है राज्यसभा सांसद वर्तमान में? तो अनिल बलूनी जी का स्थान ले लिया किसने? महेंद्र भट्ट ने। तो आप कौन है? महेंद्र भट्ट जी हैं, कल्पना सैनी जी हैं और नरेश बंसल जी हैं। याद रखना है आपको। ठीक है, और लोकसभा की जो 5 सीटें हैं उस पर दोस्तों इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नाम भी याद रखने हैं आपको, किस किस को प्रदान किया गया है। तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 से दोस्तों 10 लोगों को सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 10 लोगों को। वहीं दोस्तों उत्तराखंड साहित्य जो गौरव सम्मान है कौन सी बार प्रदान किया जा रहा है? दूसरी बार प्रदान किया जा रहा है। पहली बार कब प्रदान किया गया था? 2023 में प्रदान किया गया था। कितने साहित्यकारों को प्रदान किया गया था? कितने लोगों को? तो 9 लोगों को दोस्तों प्रदान किया गया था साहित्य गौरव सम्मान 2023 में। और वर्तमान 2024 में दोस्तों उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 10 लोगों को दोस्तों सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप कौन कौन है 10 लोग, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से दोस्तों सर्वे चौक स्थित IRTD सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की पहचान ऐसे राज्य के रूप में है जहां भाषा और साहित्य सेवा अनेक विभूतियां जैसे सुमित्रानंद पंत जी, भजन सिंह जी, गोविंद चातक, गुमानी पंत, शैलेश मटियानी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल, मनोहर श्याम जैसी, गौरा पंत सिवानी सहित अनेक विभूतियों का जन्म लिया है। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वे साहित्यकार भी शामिल हैं जो अपने विशिष्ट बोलियों में रचना कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना किन किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखना है आपको। तो देखिए, जो प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बटरोही हैं इन्हें सुमित्रानंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार से। ठीक है, तो जो साहित्य गौरव सम्मान है 10 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब साहित्य गौरव में भी अलग अलग लोगों के नाम से यह सम्मान दिया जाता है। जैसे कि क्या, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार से किसको? लक्ष्मण सिंह बटरोही जी को सम्मानित किया गया है। गुमानी पंत पुरस्कार से देवकी नंदन भट्ट जी को सम्मानित किया गया है। भजन सिंह पुरस्कार से दोस्तों गिरीश सुंदरियाल जी को सम्मानित किया गया है।
गोविंद चातक पुरस्कार से सुरेश ममगई को सम्मानित किया गया है। पूर्ण सिंह पुरस्कार के नाम से प्रेम कुमार साहिल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों उनवान चिश्ती पुरस्कार से जो हमारा के ए खान उर्फ नदीम बर्नी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा पुरस्कार से प्रोफेसर शैलेश को सम्मानित किया गया है। शैलेश पटियानी पुरस्कार से डॉक्टर सुशील उपाध्याय को सम्मानित किया गया है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार से ललित मोहन पंत जी को सम्मानित किया गया है। भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से गणेश कुकसाल जी को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना आपको, भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार जो है यह उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत ही प्रदान किया जाता है, जिससे दोस्तों किसको, गणेश कुकसाल जी को सम्मानित किया गया है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार से ललित मोहन पंत जी को सम्मानित किया गया है। शैलेश मटियानी पुरस्कार से डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी को सम्मानित किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार से लक्ष्मण सिंह बटोई जी को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है, आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो कितने लोगों को प्रदान किया गया, 10 लोगों को प्रदान किया गया है, 10 साहित्यकारों को प्रदान किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दिशा ध्यानी व बुआरी सम्मेलन का आयोजन हाल फिलहाल दोस्तों उत्तराखंड के कहाँ किया गया था, तो चमोली में ना करके कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों दिशा ध्यानी व बुआरी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महिला सशक्तिकरण हेतु दोस्तों दिशा ध्यानी व बुआरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल जनपद में किया गया था। अगला ऑप्शन है जिजित्सु एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में 7वीं बार चैंपियन कौन बना है दोस्तों, तो प्रथम स्थान पर रहा है जो जिजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया में चैंपियनशिप हुई है हाल फिलहाल में, उसमें प्रथम स्थान पर रहा है कौन दोस्तों, उत्तराखंड। बिल्कुल सही है। नेशनल योगिनी पुरस्कार 2024 से कविता भट्ट गार्गी को सम्मानित किया गया, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया, तो 2686 करोड़ धनराशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु कितनी धनराशि देगा एडीबी, तो 2686 करोड़। तो याद रखना दोस्तों, एडीबी धनराशि देगा 2686 करोड़ की। नेशनल योगिनी पुरस्कार से कविता भट्टगार्की को सम्मानित किया गया। जिजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया में प्रथम स्थान किसने जीता है इस बार, उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, और दिशा ध्वानी बुआरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, पौड़ी गढ़वाल में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अभी हाल फिलहाल दोस्तों इनका निधन हो चुका है। और प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया जी का संबंध था दोस्तों किससे, यह एक प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, कोटली गांव उखलकांडा नैनीताल से संबंधित थे और इनका भी हाल फिलहाल निधन हो गया। प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया किस क्षेत्र से संबंधित है, भूगर्भ वैज्ञानिक ये थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आप जनता तक पहुंचाने के लिए किस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, जो भी दोस्तों उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया है किसने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय बास्केट योजना का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण योजना भी है और प्रश्न आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीद कर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेश तक सप्लाई करने हेतु बनाई गई योजना उत्तराखंड में किस नाम से जानी जाती है, तो हिमालय बास्केट योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल ये योजना दोस्तों चर्चाओं में रही है। दूध, दही और पुदीना जैसे जो कृषि उत्पाद हैं दोस्तों उनको खरीद कर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेश में सप्लाई करने हेतु जो योजना बनाई जा रही है वह है हिमालय बास्केट योजना। किससे संबंध है, यह दोस्तों विदेशों तक सप्लाई करने के लिए जो उत्पाद बनाकर, नेचुरल उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने से संबंधित यह योजना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट का 18वां राज्य विकास प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, तो यूकॉस्ट का दोस्तों जो राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन है वह दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ है, वह आयोजित हुआ है दोस्तों कहाँ पे, हल्द्वानी में। कहाँ पे आयोजित हुआ है, हल्द्वानी में आयोजित हुआ है। कब से कब तक, 8 से 9 फरवरी 2023 को दोस्तों यूकॉस्ट का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ पे, हल्द्वानी में। और यूकॉस्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यूकॉस्ट की स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, 2006 में यूकॉस्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यूसर्क की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यूसर्क और यूकॉस्ट दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों की स्थापना कब कब हुई थी और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तराखंड वासियों के क्षेत्रों के संबंध में सम्मिलित कीजिए। ब्रिजेश टम्टा का संबंध बॉक्सिंग से, बिल्कुल सही है। मेनका गुंजियाल का संबंध पर्वतारोहण से, बिल्कुल सही है। निकिता चंद का संबंध बॉक्सिंग से, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये सभी दोस्तों सही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल काफी सारे पुरस्कार इनको दिए गए हैं, इनका कोई कहीं प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेनका गुंजियाल ने भी हाल फिलहाल गुलमर्ग में प्रतियोगिता पर पर्वतारोहण में एक अवार्ड भी जीता है। निकिता चंद बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है, तो उत्तराखंड भाषा संस्थान दोस्तों जिसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009 को। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित था अभी तक, तो गैरसैंण में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित था। हालांकि दोस्तों इसका मुख्यालय बना नहीं था गैरसैंण में, ऑफिशियली था। ठीक है, तो इसके मुख्यालय को गैरसैंण से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है, तो देहरादून में इसको ये मुख्यालय को स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है, देहरादून के रायपुर में। ठीक है, याद रखना आपको भाषा संस्थान।
अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो दोस्तों उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? गोवा है, और दूसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में आर्टिकल 44 में दोस्तों बताया गया है। और एक देश एक विधान बनाने वाला उत्तराखंड देश का क्या है? प्रथम राज्य है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, एक देश एक विधान बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? वह दोस्तों उत्तराखंड है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है दोस्तों समान नागरिक संहिता के बारे में, कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कमेटी का गठन 2022 मतलब 2022 में किया गया था। ठीक है, 27 मई आई थिंक या 27 मार्च के आसपास में किया गया था। ठीक है, तथा कमेटी द्वारा 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट पेश की गई। सदन में 6 फरवरी 2024 को यह विधेयक दोस्तों पेश किया गया है। ठीक है, यूसीसी का अधिकार क्षेत्र क्या है? राज्य के प्रत्येक स्थायी निवासी पर दोस्तों ये लगेगा। राज्य और केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों पर लगेगा। राज्य में संचालित सरकारी योजना के लाभार्थियों पर लगेगा, और राज्य में न्यूनतम 1 साल तक रहने वाले लोगों पर दोस्तों यह यूसीसी मतलब काम करेगा। ठीक है, तो यूसीसी का अधिकार क्षेत्र ही है। बाकी यूसीसी भी दोस्तों एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में जो विधेयक पेश किया गया है उसके बारे में भी हम किसी डिटेल वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है, देश का दूसरा राज्य बन गया है कौन सा हमारा दोस्तों? उत्तराखंड। पहला कौन सा था? गोवा। ठीक है, और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्य कौन सा बना है यूसीसी लागू करने वाला? स्वतंत्रता के पश्चात की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा उत्तराखंड पहला राज्य है, क्योंकि गोवा में तो पहले से ही यूसीसी थी। ठीक है, पुर्तगालियों के समय से। अगला हमारा प्रश्न है, अहमदाबाद में आयोजित 19वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं? तो उत्तराखंड ने दोस्तों इसमें कितने? 3 पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि उत्तराखंड से संबंधित थे। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स अभी आपके बच गए हैं दोस्तों, उनको भी मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतने करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। बाकी जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उत्तराखंड के वो जल्द ही आपको करवा दिए जाएंगे, या अगले मंथ जो मार्च माह की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी दोस्तों उसमें मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 8 फरवरी को विश्व मतलब सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और 4 फरवरी भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है ये भी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। 28 फरवरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 फरवरी को दोस्तों दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और फरवरी माह के करंट अफेयर्स जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। बाकी आपको ये करंट अफेयर्स की वीडियो दोस्तों कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर आपको आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स और डिटेल कोर्सेज और साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स की वीडियो पीडीएफ भी मिल जाती है। धन्यवाद।